ओके, सो कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने लेफ़्ट किया था पिछले वीडियो में। सो मैं आपको बता रहा था बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। उम्मीद करता हूँ बैक क्रॉस क्या होता है, जो F1 जनरेशन और एनी वन ऑफ द पेरेंट के बीच में किया जाता है उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। और टेस्ट क्रॉस किसको बोलते हैं, जो F1 जनरेशन और रिसेसिव पेरेंट के बीच में किया जाता है उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। यह आप याद रखें, तो ये स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। एवरी टेस्ट क्रॉस इज़ अ बैक क्रॉस बट एवरी बैक क्रॉस इज़ नॉट अ टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। सो ये तो था आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, जो हमने अभी डील किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ पढ़ते हैं नियो मेंडलिज्म के बारे में। ठीक है, नियो मेंडलिज्म किसको बोलते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके। नियो मेंडलिज्म, नियो मेंडलिज्म क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेंडल्स के लॉस थे ये काफ़ी अच्छे से मतलब सबके लिए फॉलो हो रहे थे। ठीक है, काफ़ी अच्छे से फॉलो हो रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी मेंडल के ईरा तक। लेकिन जैसे ही हम आगे डिस्कवरी होती गई, हमने और ज़्यादा रिसर्च किया बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर, बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर, तो हमें कुछ वेरिएशन मतलब कुछ डेविएशंस देखने मिले कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें मिली नेचर में जो मेंडल लॉ फॉलो नहीं करते हैं। तो याद रखिए नियो मेंडलिज्म होता क्या है, इट इज़ अ डेविएशन, इट इज़ अ डेविएशन फ्रॉम मेंडल लॉज, फ्रॉम मेंडल लॉज। याद रखिएगा, जो मेंडल लॉज के अपोजिट जो होता है, जो मेंडल्स लॉ फॉलो नहीं करते, उस डेविएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नियो मेंडलिज्म बोलते हैं। सो व्हाट इज़ नियो मेंडलिज्म, इट इज़ अ डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉज। ठीक है, अब ये डेविएशन होते क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो जो पहला डेविएशन हमें डिस्कस करना है वो है हमारा, जो हम बोलेंगे इसको यस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कहना क्या है पहले वो हम देखते हैं। सो आपने ये तो पढ़ा होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता था कि the alleles which is expressed in F1 generation is known as dominant allele or dominant character, or the alleles which is not expressed in F1 generation is known as recessive allele or recessive character। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, एक प्लांट हमें मिला जिसका नाम था, साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलप्पा। ठीक है, मिराबिलिस जलप्पा बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है प्लांट का। इसको कॉमन लैंग्वेज में 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। ठीक है, 4 o'clock प्लांट इसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, इसको 4 o'clock प्लांट क्यों बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलप्पा। ठीक है, ये 2 वेराइटीज़ में मिलता है। एक वेराइटी होती है जिसके अंदर रेड कलर के फ्लावर आते हैं, रेड कलर के फ्लावर आते हैं। ठीक है, ओके, और एक वैरायटी ऐसी होती है जिसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। ठीक है, तो दो वैरायटी मिलता है ये मिराबिलिस जलप्पा, दैट इज़ 4 o'clock प्लांट। एक वैरायटी में कैसे कलर के फ्लावर आते हैं, रेड कलर फ्लावर, और एक में वाइट कलर फ्लावर आते हैं। ठीक है, सो रेड कलर फ्लावर जो होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, वाइट कलर वाले कम मिलते हैं। तो रेड कलर वाला क्या हो गया, डोमिनेंट, तो इसलिए हम इसको कैपिटल आर से लिखेंगे। और जो वाइट कलर के फ्लावर होते हैं ये कम पाए जाते हैं, तो ये रिसेसिव है, तो इसको स्मॉल आर आपको पता है रिसेसिव स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और डोमिनेंट को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए हुआ क्या, हमने क्या किया, ये जो कैपिटल आर है मतलब रेड कलर के फ्लावर का, रेड कलर का जो फ्लावर है मतलब रेड कलर का जो प्लांट है मिराबिलिस जलप्पा, इसकी क्रॉसिंग हमने कर दी किसके साथ, वाइट कलर प्लांट के साथ, वाइट कलर मतलब फ्लावर के साथ। ओके, वाइट कलर फ्लावर के साथ, दैट इज स्मॉल आर। सो ये आपके क्या थे, पेरेंट्स, प्योर पेरेंट्स ऑब्वियसली। ठीक है, गैमेट्स क्या बनेंगे आप जानते हैं, गैमेट्स आपके बनेंगे, यहाँ से क्या आ सकता है, सिर्फ कैपिटल आर, यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल आर। तो जो आपकी F1 जनरेशन बनेगी, F1 जनरेशन जो आपकी बनेगी वो क्या होगी, यस, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये आपकी F1 जनरेशन हो गई, बड़ा सिंपल था। अच्छा, अब आप देख सकते हैं ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसमें आपको पता है ये जो कैपिटल आर वाला डोमिनेंट है और स्मॉल आर वाला क्या था, रिसेसिव था। तो इसका कलर कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि जो कैपिटल आर वाला अगर डोमिनेंट है तो मतलब ये जो F1 जनरेशन आपका बना है ये रेड कलर का होना चाहिए था, ऑब्वियसली, है ना। लेकिन रियलिटी में ये रेड कलर का नहीं होता, ये पिंक कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, पिंक कलर का। ठीक है,
सो आप देख पा रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता था कि कैपिटल आर डोमिनेंट है, इसलिए इसको रेड कलर का होना चाहिए था ये फ्लावर को। लेकिन ये वाला जो था, ये वाला जो प्लांट था, इसमें कैसे कलर के फ्लावर आने लगे, पिंक कलर के, ना ही रेड कलर के आ रहे ना ही वाइट कलर के आ रहे, कुछ इंटरमीडिएट बीच का ही आ रहा है। जैसे आपको पता भी, अगर रेड और वाइट को मिक्स करो तो मेरे ख्याल से पिंक कलर बनता है, तो इंटरमीडिएट लेवल का फ्लावर इसके अंदर आ रहे थे। ठीक है, सो ये इसको ही, इस फेनोमेना को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं इसको? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब ना ही ये डोमिनेंट है ना ही ये डोमिनेंट है, कुछ बीच का इंटरमीडिएट ही डोमिनेंट हो गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, पिंक कलर हुआ ना। पिंक कलर मतलब ना ही फुली रेड कलर होता है ना ही फुली वाइट कलर होता है, बीच का होता है, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, पार्शियल डोमिनेंस, थोड़ा सा मतलब रेड कलर, थोड़ा सा वाइट कलर और कुछ इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, ये फेल हो गया। ठीक है, सो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर केस में फेल होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है मतलब ज़्यादातर केस में एक्सेप्ट होता है, ऑलमोस्ट 90% केसेस में आप ये फॉलो कर सकते हो। जैसे मेंडल ने पी प्लांट में फॉलो किया था, वहाँ पे चल रहा था। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो जाता है। जैसे ये एक एग्जाम्पल था मिराबिलिस जलप्पा का। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आ गया। व्हाट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस? जहाँ पे कोई भी जीन पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका जब भी आपसे पूछेगा एग्जाम में तो आप ये वाला लिख सकते हैं, मिराबिलिस जलप्पा वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो ये तो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलिए इसका एक काम करते हैं, इसका सेल्फिंग करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर सेल्फिंग करें, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन करें, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन अगर हम करें, दैट इज़ कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विथ कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या बनेंगे बताइए? गैमेट्स क्या बनेंगे? गैमेट्स आपके बन जाएंगे, यहाँ से क्या आ सकता है, कैपिटल आर भी आ सकता है, स्मॉल आर भी आ सकता है, यहाँ से भी कैपिटल आर भी आ सकता है, स्मॉल आर भी आ सकता है। करेक्ट। तो F2 जनरेशन क्या कैसे बनाएंगे आप? F2 जनरेशन आपको पता है चेकर बोर्ड आपको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम चेकर बोर्ड भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो इसको पनेट स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये मैंने पनेट स्क्वायर बना लिया, चेकर बोर्ड बना लिया। ठीक है, सो इस तरह से मैंने बना लिया। ठीक है, सो क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे क्रॉसिंग करें तो ये कैसा होगा, कैपिटल आर अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो अब अगर फिनोटाइप रेशियो की बात करें, फिनोटाइप रेशियो, ठीक है, सो फिनोटाइप मतलब देखने में कैसा है, तो आपको पता है ये कैपिटल आर वाला, ये तो कैसा होगा, दोनों ही कैपिटल आर हैं तो ये रेड कलर का दिखाई देगा, है ना। तो एक कैसा होगा, रेड कलर का। ठीक है, अच्छा ये वाले देखें, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमने अभी पढ़ा, ये कैसे होंगे, पिंक कलर के, तो दो कैसे रहेंगे, पिंक कलर के। करेक्ट। और ये वाला कैसा रहेगा, वाइट कलर का। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आ रहा है इसके अंदर, 1:2:1 का। अच्छा जीनोटाइप रेशियो बात करें तो, जीनोटाइप मतलब जीन देखते हैं ना हम लोग, कलर नहीं, तो कैपिटल आर वाला कितना है, एक ही है। अच्छा ये बताइए, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कितने हैं, 2 हैं, और स्मॉल आर वाले कितना है, एक ही है। तो आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो फिनोटाइप रेशियो है और जो जीनोटाइप रेशियो वो सेम आता है, ये आप याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है उसमें जो फिनोटाइप रेशियो आता है और जो जीनोटाइप रेशियो आता है वो एग्जैक्टली सेम आता है, दैट इज़ 1:2:1, 1:2:1। तो ये तो था पूरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसको फेल करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फेल करता है। लेकिन याद रखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस पूरी तरह से हम लीव आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी कंडीशन में ही होता है, बाकी बहुत सारे कंडीशन में फॉलो हो जाता है। ठीक है, अच्छा तो अब दूसरी की बात करते हैं, दूसरा नियो मेंडलिज्म के बारे में बात करते हैं। दूसरा है जिसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस। ओके, सो कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि इसमें एक साथ दो जीन एक साथ डोमिनेंट होंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, सो मैंने एक काम किया, मैंने एक रेड कलर का बुल लिया। बुल पता है ना किसको बोलते हैं,
बुल मतलब जो काऊ का जो काऊ का जो मेल वर्जन होता है उसको बुल बोलते हैं। ऑब्वियसली बैल बोलते हैं ना इसको हिंदी में, मेरे ख्याल से यस बैल बोलते हैं। तो एक रेड बुल लिया मैंने, रेड बुल पीने वाला रेड बुल नहीं है, ठीक है। ओके ओके, और मैंने एक वाइट कलर की काऊ ले ली, ठीक है। वाइट कलर की काऊ, कैटल भी बोल सकते हैं। तो ये पेरेंट्स हैं ऑब्वियसली, ठीक है। सो रेड बुल है तो उसका कैसा हो जाएगा, कैपिटल आर, और वाइट काऊ है डब्ल्यू, ठीक है। ये इसको मैंने शॉर्ट में क्यों नहीं लिखा स्मॉल आर, क्योंकि पता है आपको वाइट काऊ भी बहुत इजीली मिल जाती है, रेड बुल भी इजीली मिल जाता है। तो ये दोनों ही डोमिनेंट कलर हैं, ठीक है। अच्छा, अब बताइए यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू आएगा, ठीक है। सो आपका जो F1 जनरेशन बनेगा, वो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। अरे अब इसका कलर क्या होगा F1 जनरेशन का, क्योंकि इसमें आपको पता है कि रेड कलर भी डोमिनेंट है और वाइट कलर भी डोमिनेंट है। तो RW इसका कलर क्या होगा F1 जनरेशन का, ये जो बच्चा होगा, तो इसका कलर होता है रोन कलर। कैसा होता है, रोन कलर। रोन कलर किसको बोलते हैं मैं आपको वो समझा देता हूँ, ठीक है। सो रोन कलर किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। रोन कलर का मतलब होता है कि जो रहेगा, जो बच्चा रहेगा, भले ही बुल हो या काव हो, ये या तो वाइट कलर का रहेगा और उस पर रेड कलर के ऐसे पैचेस आपको देखने मिलेंगे। आपने देखा होगा ना कि ऐसा वाइट का धब्बे होते हैं ना उसके ऊपर, कि स्किन कलर तो इसका वाइट है लेकिन इस पर ऐसे रेड कलर के पैचेस आपको देखने मिल जाएंगे। या फिर ये उल्टा वाइस वर्सा, रेड कलर का रहेगा और इस पर वाइट कलर के पैचेस देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसको पता है इसकी स्किन पे आपको दोनों ही कलर देखने मिल रहे हैं, रेड कलर भी देखना मिल रहा है और वाइट कलर भी देखने मिल रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर होता है उसको बोलते हैं रोन कलर। तो इसमें ये किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों ही डोमिनेंट है। आप देख सकते हैं कि इसमें रेड कलर भी डोमिनेंट है और वाइट कलर भी डोमिनेंट, क्योंकि दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं ना F1 जनरेशन में। हमने पढ़ा है कि डोमिनेंट किसको बोलते हैं, जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं इसमें रेड कलर भी डोमिनेंट है, वाइट कलर भी डोमिनेंट है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल हो गया। कोडोमिनेंस का मतलब एक साथ दोनों ही डोमिनेंट आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया कोडोमिनेंस, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी हम एक काम करते हैं, F2 जनरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, ठीक है। सो क्या होगा, कैपिटल आर डब्ल्यू क्रॉस विथ कैपिटल आर डब्ल्यू, ओके। क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे अगर हम करें तो गैमेट्स क्या बनेंगे। अब गैमेट्स यहाँ से क्या बन सकता है, कैपिटल आर भी आ सकता है, कैपिटल डब्ल्यू भी आ सकता है, करेक्ट। यहाँ से क्या आ सकता है, अगेन कैपिटल आर भी आ सकता है, कैपिटल डब्ल्यू भी। तो जो आपकी F2 जनरेशन बनेगी उसके लिए पनेट स्क्वायर हम बना लेंगे, ठीक है। तो पनेट स्क्वायर हम बना लेते हैं यहाँ पे। सो ये पनेट स्क्वायर हम यहाँ पे बना लें, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। सो अगर क्रॉसिंग करें तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम फिनोटाइप रेशियो की बात करें कि दिखने में कैसे होंगे इन लोग, तो आप देख सकते हैं कैपिटल आर है, मतलब ये कैसे होगा, रेड कलर का होगा, करेक्ट। अच्छा, कैपिटल आर डब्ल्यू मतलब क्या है, रोन कलर है, ठीक है। तो ये रोन कलर होगा, ओके। दो रोन कलर के और एक कैपिटल डब्ल्यू का मतलब ये एक वाइट कलर का हो जाएगा। तो जो फिनोटाइप रेशियो कितना मिल रहा है, 1:2:1 का मिल रहा है, करेक्ट। अच्छा, जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो जीनोटाइप रेशियो भी कितना आएगा, गैस कर सकते हैं आप। यस, जीनोटाइप रेशियो भी इस केस में ज़रा देखिए ध्यान से। कैपिटल आर वाले कितने हैं, एक हैं, ठीक है। तो एक कैपिटल आर वाले, आर कैपिटल आर के डब्ल्यू वाले कितने हैं, दो हैं, और कैपिटल डब्ल्यू वाले भी मतलब कितने हैं, एक है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी कोडोमिनेंस में भी फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो क्या आता है, सेम ही आता है। तो ये था आपका कोडोमिनेंस। आपको फ़र्क समझ में आ गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई भी उन दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं रहे, कोई अलग ही कलर आता है। और कोडोमिनेंस में क्या होता है, दोनों एक साथ एक्सप्रेस होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। ये भी किसका मतलब ड्रॉबैक है, किसका डेविड, लॉ ऑफ डोमिनेंस का, ठीक है। अच्छा, तो ये थे आप ये दो हो गए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, और जो तीसरा फेनोमेना मुझे आपको पढ़ाना है उसका नाम है, ज़रा मैं चेक कर लूँ तीसरे का नाम क्या है।
ओके, तीसरे का नाम है मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म, तीसरे का नाम है मल्टीपल एलिज्म। ओके, मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या होता है? मोर देन टू अल्टरनेटिव forms of alleles occupying y आएगा यहाँ पे, occupying the same locus on a chromosome are known as multiple allelism। ओके, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हर एक कैरेक्टर कंट्रोल करने के लिए दो तरह के एलिल्स हो सकते हैं। जैसे हम टॉलनेस की बात करें, स्टेम हाइट की बात करें, ठीक है। स्टेम हाइट एक कैरेक्टर है, इसको कंट्रोल करने के लिए या तो क्या हो सकता है, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। दो ही तरह के एलिल्स पॉसिबल थे ना। कैपिटल टी किसके लिए होता है? टॉलनेस के लिए, करेक्ट। और स्मॉल टी मतलब किसके लिए होता है? डॉफनेस के लिए। तो ये दो ही तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टेम हाइट को कंट्रोल करने के लिए दो ही तरह के एलिल्स पॉसिबल थे, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो इसको ये नॉर्मल था। इसी तरह से अगर आप कोई और चीज़ भी ले लें, जैसे मैंने आपको बोला था पॉट कलर की बात करें, पॉट शेप की बात करें, या फिर जैसे पीछे मैंने लिया था इसकी बात कर लेते हैं, सीड कलर, ठीक है। सीड कलर की अगर हम बात करें तो आपको पता है कैसा था, येलो हो सकता था या फिर ग्रीन हो सकता था, ठीक है। तो येलो को कैपिटल वाई से डिनोट करते थे और ग्रीन को स्मॉल वाई से, क्योंकि ये रिसेसिव था, ये डोमिनेंट था। तो ये सीड कलर की बात हो गई। इसी तो आप देख सकते हैं हर एक कैरेक्टर कंट्रोल करने के लिए नॉर्मली दो एलिल्स होते हैं ना, ठीक है। मल्टीपल एलिलिज्म किसको बोलते हैं? जब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए आपके पास दो से ज़्यादा तरह के एलिल्स पॉसिबल हों। मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एलिल्स ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस ऑन अ क्रोमोसोम आर नोन एज मल्टीपल एलिलिज्म। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दूँ। आपने कभी ये सुना है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये कैसे होता है मैं आपको समझा दूँ। आपने ये सुना होगा कि हर एक का ब्लड कैसा होता है, या तो A पॉजिटिव, A नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव की बाद में बात करेंगे। A होता है किसी का ब्लड ग्रुप, किसी का B होता है, किसी का O होता है और किसी का AB होता है। आपने ये चार तरह के ब्लड ग्रुप सुने होंगे, ठीक है। किसी का ब्लड ग्रुप A होता है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, वो अलग चीज़ होती है। सो किसी का ब्लड ग्रुप A होता है, किसी का B होता है, किसी का O होता है और किसी का AB होता है। ये कैसे होता है मैं आपको भी समझा दूँ, ठीक है। सो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में तीन तरह के एलिल्स हो सकते हैं, ठीक है। एक हो सकता है IA, एक हो सकता है IB और एक हो सकता है IO, ठीक है। अगर किसी के बॉडी में, यहाँ तक समझा, तो आप देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल, ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में दो से ज़्यादा एलिल्स प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे क्या थे, सिर्फ कैपिटल टी, स्मॉल टी, दो ही तरह के एलिल्स। हाइट को कंट्रोल करने के लिए, सीड कलर को कंट्रोल करने के लिए भी सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। लेकिन ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए दो से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, दैट इज़ IA, IB, I। तीन डिफरेंट तरह के एलिल्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको ये किसका एग्जांपल हुआ? मल्टीपल एलिलिज्म का, क्योंकि दो से ज़्यादा तरह के एलिल्स पॉसिबल है ना। अच्छा, ब्लड ग्रुप A कब होता है मैं आपको समझा दूँ। तो ब्लड ग्रुप A होने के लिए उस इंसान की बॉडी में IA होना चाहिए, ये जीन पैर होना चाहिए, ये एलिल्स होने चाहिए, या फिर IA IO होना चाहिए। याद रखिए जो IO होता है ये रिसेसिव होता है, ठीक है।
तो और ए वाला डोमिनेंट होता है, तो आई ओ होगा, तब भी इंसान का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके बॉडी में या तो ये वाले एलिल्स रहेंगे आई ए या फिर आई ओ रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके बॉडी में क्या रहेगा, या तो आई बी रहेगा या फिर आई ओ रहेगा, क्योंकि ओ रिसेसिव है और बी वाला डोमिनेंट है, तो अगर ये भी रहेगा तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, ठीक है। और ए बी होने के लिए क्या होना चाहिए, आई ए और आई बी दोनों होना चाहिए, तभी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। तो आपको पता है इसमें ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल भी आप ले सकते हो, क्योंकि देखेंगे इसमें ए बी एक्सप्रेस हो रहा है, बी भी, तो ए बी होने के लिए ये होना चाहिए। और आपने ये भी सुना होगा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ओ बी होता है, ठीक है। ओ होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों ही रिसेसिव, यहाँ पे भी ओ रहे, यहाँ पे भी ओ रहे, तभी उसका इंसान का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ओ रहेगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको मल्टीपल एलिलिज्म समझ में आ गया होगा। मल्टीपल एलिलिज्म किसको बोलते हैं। सो मल्टीपल एलिलिज्म में होता क्या है कि हमारे पास मोर देन 2 ऑप्शन रहेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 3 डिफरेंट तरह के एलिल्स पॉसिबल हैं सिर्फ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए, आई ए आई बी आई बो। तो एक इसका एग्जांपल है मल्टीपल एलिलिज्म का, ठीक है। सो ये हो गया मल्टीपल एलिलिज्म। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करते हैं उसका नाम है पिलियोट्रॉपी। ओके, पिलियोट्रॉपी, व्हाट इज़ पिलियोट्रॉपी। ज़रा ध्यान से सुनना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पिलियोट्रॉपी किसको बोलते हैं, ठीक है। when a single gene controls 2 or more different trait, it is called pleiotropic gene, and the phenomenon is known as pleiotropy, or you can say pleiotropism. ओके, इसका मतलब क्या है। देखिए अभी तक तो हमें जो पता है वो सिंपल ये पता है कि जो एक एलिल होता है या एक जीन होता है, ठीक है, एक जो जीन होता है या एक एलिल जो होता है वो सिंगल एक ही ट्रेट को कंट्रोल करता है। जैसे कैपिटल टी क्या होता है, हमेशा टॉलनेस के लिए होता है, ये हमने पढ़ा है। स्मॉल टी हमेशा किसके लिए होता है, डॉफनेस के लिए। इसके अलावा स्मॉल टी कुछ नहीं करता, सिर्फ इसको ही डॉफनेस को कंट्रोल करता है। कैपिटल टी हमेशा टॉलनेस को कंट्रोल करता है। लेकिन कभी कभी हमारे बॉडी में कुछ ऐसे जीन भी हैं जो एक से ज़्यादा डिफरेंट ट्रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको इसका देके बताता हूँ। आपने कभी इसका नाम सुना है, अनीमिया। ये भी एक बीमारी है अनीमिया, आपने सुना होगा, काफ़ी कॉमन है। अनीमिया में होता क्या है कि जो इंसान होता है उसकी बॉडी में आरबीसीज़ की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है बॉडी में। इनडायरेक्टली अगर मैं आपको थोड़ा और डीप में बताऊं तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है बॉडी में। और अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाए, आरबीसीज़ कम हो जाए, तो वो इंसान जो होता है, कमी क्या मतलब जिसको अनीमिया होता है उसकी बॉडी में ऑलमोस्ट आरबीसीज़ एकदम ख़त्म होने लग जाते हैं और हीमोग्लोबिन ख़त्म होने जाता है, उसकी वजह से इंसान मर जाता है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। सो अनीमिया एक बीमारी है जिसमें बॉडी में आरबीसीज़ कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उसको अनीमिया बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अनीमिया जो है कैन बी जेनेटिक। अनीमिया जेनेटिक भी हो सकता है। वो कैसे होता है मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जो नॉर्मल इंसान होता है जिसको अनीमिया नहीं होता है, नॉर्मल पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, सो उसकी बॉडी में ये एक जीन होता है HB एब्सेंट, ठीक है। HB एब्सेंट मतलब जो अनीमिया कॉज करता है वो वाला जीन नहीं है, मतलब वो उसको अनीमिया नहीं है, उसकी बॉडी में आरबीसीज़ रहेंगे, उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन रहेगा और वो इंसान अनीमिया के कारण नहीं मरेगा, ठीक है। HB एब्सेंट ठीक है। अच्छा, जिसको अनीमिया होता है, तो जिसको अनीमिया होता है उसके बॉडी में क्या रहेगा, ये नॉर्मल परसेंट है। HB एब्सेंट आपको पता है ये पैर में होते हैं ना जी,
तो ये पैर में है, ठीक है, एच बी एब्सेंट एच, मतलब ये नॉर्मल पर्सन जिसको अनीमिया नहीं है, ये 2 एलिल्स हो गए। जिसको अनीमिया होगा वो कैसा होगा, एच बी एस, ठीक है, एच बी एस। सो मैं अभी अनीमिया में कौन सी चीज़ की बात बता रहा हूँ, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, सिकल सेल अनीमिया। सो एच बी एस, तो ये अनीमिया है। देखिए यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है कि इसको सिकल सेल अनीमिया है। तो ये जो इंसान जिसको एच बी एस रहेगा, जिसमें दोनों जीन्स प्रेजेंट रहेंगे, ये एलिल्स प्रेजेंट रहेंगे, वो इंसान अनीमिया के कारण मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, याद रखिएगा, वो मर जाएगा। क्योंकि अनीमिया में अभी जब ये होता है तो इसका कोई इलाज नहीं होता, एक ही इलाज होता है कि आप क्या करें, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें, बॉडी का ब्लड निकालें, वापस डालें। लेकिन आप जानते हैं इतना ब्लड तो अवेलेबल होता नहीं किसी के पास, कोई भी एक बार ब्लड दे देगा, 2 बार दे देगा, लेकिन आपको अगर रोज़ ज़रूरत पड़ रही है, रेगुलरली अगर आपको वो ब्लड की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो इतना ब्लड आपको मिलने से रहा। तो याद रखिए जिसको भी अनीमिया होता है वो इंसान मर ही जाता है, ठीक है। सो ये जो इंसान रहेगा एच बी एस, ये इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है ना कि एच बी एब्सेंट प्लस एच बी एस, मतलब दोनों में से एक एलिल क्या हो, सिकल सेल एनीमिया वाला हो और एक वाला नॉर्मल हो। तो ऐसे इंसान को हम लोग मालूम है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैरियर पर्सन। क्या बोलते हैं इसको, कैरियर पर्सन। मतलब क्या होता है, ये अगर नॉर्मल कंडीशन रहेंगी, नॉर्मल हवा पानी के बीच में रखोगे तो इसको अनीमिया नहीं होगा, ठीक है, माइल्ड अनीमिया मतलब बहुत कम अनीमिया होगा, तो ये जी सकता है, आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप क्या करें, इसमें इसको ऑक्सीजन की कमी कर दें, मतलब ऐसे घर में बंद कर दें जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है, या फिर ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, जैसे माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वहाँ पे मालूम है क्या होगा इस कैरियर पर्सन का, इसके जो आरबीसीज होते हैं वो ऐसे सर्कुलर शेप के होते हैं, वो क्या करेंगे, हाफ मून शेप ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, हाफ मून शेप, ठीक है। तो इसको मतलब वो उस कंडीशन में ही होते हैं, कब, जब ऑक्सीजन की कमी होती है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में तो ये नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करता है। इसको कैरियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, देखिए अनीमिया वाला जीन कैरी कर रहा है और ये आगे अपने जनरेशन में पास कर सकता है। तो याद रखेंगे आप, ध्यान से देखिए, ध्यान से इसमें क्या हो रहा था, आप देखिए ध्यान से, ये जो एच बी एस वाला जीन था, ये वाले पर्सन में डेथ कॉज कर रहा था, मार डाल रहा था। लेकिन जब इस कैरियर पर्सन में एच बी एस वाला था तो इसको मार नहीं रहा था, उल्टा जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो इसके आरबीसी इसको क्या कर रहा था, हाफ मून शेप का बना दे रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एच बी एस वाला जीन है, ये क्या कर रहा है, 2 ट्रेट्स शो कर रहा है ना, एक तो मार दे रहा है, डायरेक्ट डेथ कॉज कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, हाफ मून शेप भी शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक ही सिंगल जीन क्या कर रहा है, दो डिफरेंट ट्रेड्स को एग्जिबिट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं पिलियोट्रॉपी। समझ में आया, पिलियोट्रॉपी किसको बोलते हैं, वापस समझा दूँ। जो एच बी एस वाला जीन था, पहले केस में क्या कर रहा था, जब दोनों एच बी एस थे तो उसको तो इंसान को मार ही डाल रहा था, वो तो मर गया था, डेथ हो जा रही थी उस इंसान की। लेकिन जब ये एच बी ए के साथ आया, ठीक है, एच बी ए के साथ आया, तो उस इंसान को मारा नहीं इसने, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी में अगर उसको ले जाओगे तो उसके आरबीसी को हाफ मून शेप का बना डाल रहा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एच बी एस क्या कर रहा है, 2 डिफरेंट तरह के ट्रेड्स को एग्जिबिट कर रहा है। पहले केस में डेथ कर रहा था, दूसरे केस में हाफ मून शेप। तो इसको ही क्या बोलते हैं, पिलियोट्रॉपिक जीन। और ये जो फेनोमेना एग्जिबिट हो रहा था इसको बोलेंगे पिलियोट्रॉपिज्म या पिलियोट्रॉपी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक एक और बच गया पॉलीजीन्स, और बस हाँ पॉलीजीन्स बाकी हो, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगा, ठीक है। चलो बाय।